हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है वीजीएन क्लासेस में। आज हम आपको संस्कृत में ग्रामर का पार्ट कराएंगे। तो चलिए आज हम आपको ग्रामर शुरू करते हैं। वर्ण विचार, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। ये बेसिक है संस्कृत का। संस्कृत की जो हमारी उत्पत्ति है या क्रिएशन है वो कहाँ से हुई, वो इसमें सब बताया गया चैप्टर में। तो भाषा की जो उत्पत्ति है उसकी छोटी से छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? वर्ण। जो ये हमारे शब्द हैं संस्कृत में भी लगभग वैसे ही हैं जैसे हमें हिंदी में दिखाई देते हैं। थोड़ा सा उसमें फर्क हो जाता है, बोलने में, उच्चारण में, थोड़ा सा शब्दों में, हलंत में, इन सब चीजों का फर्क रहता है। तो जो ये शब्द हैं, ये सूत्र हैं, 14 सूत्र कहे जाते हैं संस्कृत में कि 14 सूत्र होते हैं संस्कृत के अंदर, जिनकी मतलब खोज किसने की थी? पाणिनि। पाणिनि जो है वो हमारे संस्कृत के महान विख्याता हैं, जिन्होंने बताया था कि जो आप संस्कृत की जो क्रिएशन है या सारी चीजें चलती हैं वो आपके 14 सूत्रों के आधार पर चलती हैं। 14 सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से? उन्होंने हमें बताया ये जो हमारे शिव जी हैं, भोलेनाथ हैं, इनके डमरू, जब इन्होंने डमरू बजाया था, नृत्य किया था, तो उससे आपके ये जो 14 सूत्र हैं उनकी उत्पत्ति हुई थी। यानी 14 सूत्र मतलब ध्वनिया, मतलब आप जब डमरू बजाते हैं तो ध्वनि आती है ना, उनको उन्होंने सूत्रों में बांध दिया कि जो ये 14 सूत्र हैं वो कहाँ से आए? शिव के डमरू से। तो ये किसने बताया हमें? 14 सूत्र होते हैं पाणिनि। ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया है इसके अंदर, आप देखिए, ये 14 सूत्र बताए। हम आपको इसको डिटेल में भी समझाएंगे, पहले आप इसको इसमें देख लीजिए कि इन्होंने क्या बताया है। आपको ये आपके 14 होते हैं आयुड़, यानी इसके अंदर क्या है? अ ई उ। जो इसके अंदर हमने बाद वाला जो ण आया है वो नहीं लिया। क्यों? क्योंकि सूत्रों के अंदर, इसमें जितने भी आप सूत्र देखेंगे 14, उसके अंदर कहीं भी जो लास्ट वाला वर्ण होगा उसे नहीं लिया जाएगा। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसके अंदर कहीं भी लास्ट का जो आपका वर्ण है वो नहीं लिया जाएगा। आप कोई भी सूत्र देख लीजिए, ये देखिए ऋलक, ऋलक मतलब इसमें क्या लिया है? अरि और ऋ, क नहीं लिया है इसके अंदर भी। जितने भी सारे सूत्र हैं उसमें शुरू के जो भी सूत्र आ रहे होंगे शुरू से आपको लेने हैं, लेकिन जो बाद वाला शब्द आ रहा है वो आपको उसके अंदर नहीं लेना है। देखिए अयोड़, ए ओ, आयो च, ए आओ, च इसमें भी नहीं लिया है। हैरवट, ह य र व र, ट नहीं लिया इसमें। ल ण, ल लिया है इसमें और ण नहीं लिया। इसी तरीके से आपके जितने भी ये सूत्र हैं किसी में भी क्या नहीं लिया? आपका बाद वाला वर्ण इसके अंदर नहीं लिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें भी आगे देखिए 14 तक देख लीजिए आप। कपह, क प, लेकिन यह इसमें भी नहीं लिया गया। श स र इसमें नहीं लिया, बाकी श स इसमें भी लिए हैं। हल, ह ल इसमें भी छोड़ दिया। कहने का मतलब ये है इसके अंदर कि जो आप बाद वाला अंत वाला है उसको नहीं गिनेंगे। आप किसको गिनेंगे? शुरू वाले को गिनेंगे। लेकिन जो ये सूत्र में ही इनके शब्द हैं कि इस सूत्र में कितने शब्द हैं उसके आगे डिफाइन करके लिखा हुआ है। तो आप इसके आगे ना भी लिखे हुए हैं तो आपको अगर काउंट करने हैं तो आप शुरू वाला गिनिए वर्ण, लेकिन इसके अंदर लास्ट वाला वर्ण जो होगा सूत्र के अंदर वो नहीं काउंट होगा। ठीक है, प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग, हल वर्ण का प्रयोग क्या कहलाता है आपका? प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब सब में ऐसा कोई ना कोई वर्ण दिया होगा जो उसके अंदर काउंट नहीं किया गया, उसे गिना नहीं गया, तो उसको हम क्या कहेंगे? हल वर्ण। क्योंकि इनको हम इन प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। इन सबको हम क्या कहते हैं? प्रत्याहार। कितने होते हैं आपके ये? 42।
आप एक जगह लिख भी सकते हैं कितने होते हैं ये 42, ये आपके 42 होते हैं। देखिए मैंने इसको समझने के लिए यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है, ये आपके वही 14 सूत्र हैं जो मैंने अभी आपको बुक में दिखाए थे, ये आपकी अपनी स्लाइड में दिखाए थे, ठीक है, ये वही है, ठीक है। यहां से अगर हम काउंट करें, अगर हमें अ से क तक लेना है, सपोज करिए हमें अ से क तक लेना है, तो हम कैसे गिनेंगे? अ ई उ अरी लरी, क को हम इसमें छोड़ देंगे क्योंकि ये क्या है? हल, इसको हम इसमें काउंट नहीं करेंगे। अगर हमें अ से च तक लेना हो तो हम कैसे काउंट करेंगे? अ ई उ अरी लरी क ए औ ड़ ए औ, च को हम छोड़ देंगे क्योंकि हमें कैसे गिनना है? अंत वाला वर्ण गिनना नहीं है। ये इसका गिनने का तरीका है, ठीक है। अ से अगर हम देखिए, यहां मैंने 2 एरो बनाए हुए हैं। अ से अगर ल तक जाते हैं, ठीक है, अ से, तो ये हमारा किस में कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा अल में। और अगर हम ह से ल तक जाते हैं तो ये हमारा कहलाएगा हल में। मतलब शॉर्ट ट्रिक में इनका पहला पहला और लास्ट वर्ण ले लिया है, उससे ही ये बनाया गया है। यानी अगर आप काउंट करिए, ध्यान से देखेंगे तो अ से ल तक गिनने में आपके स्वर और व्यंजन बोलते हैं हम, वो सारे काउंट होंगे। और अगर ह से ल तक गिनेंगे यानी हल बोलेंगे अगर आप, तो उसके अंदर आपके सारे क्या आएंगे? सारे व्यंजन आएंगे, उसमें स्वर नहीं आएंगे। आप देख लीजिए, आप एक बार देखिए, इसमें कोई स्वर आ रहा है? नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको ये क्या करना है? ऐसे करना है, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोगों को? कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, अपने कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डालेंगे, हम उसका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने अभी वहां पर बता दिया था अच, अगर हम अच इसको देखते हैं तो कैसे काउंट करेंगे? क्लियर है ना सभी को? कैसे काउंट करेंगे? अ ई उ य ऋ ल क ए औ ड़ ए औ, च नहीं गिनेंगे, ठीक है। वो जो मैंने टेबल बनाई थी, आप भी ऐसी टेबल बनाएंगे और करके देखेंगे, क्योंकि अगर आप करके देखेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। ऐसे इक यानी ई से लिया है, जहां भी आपका ई आ रहा था, यानी अ को छोड़ दो, उसके बाद ई आ रहा है ना, आप वहां से काउंट करके देखिए। ई से ई उ अण अरी लड़ी क ए औ, ठीक है, ड़ ए औ, च सॉरी क तक गिनना था, ई उ अड़ ली सॉरी लिरी, यहां तक काउंट होगा, ठीक है। आपको जहां तक दिया हुआ है, यानी अगर क ई से क तक जाइए, क तक काउंट करिए, लेकिन क को उसमें नहीं गिनेंगे। आपको क्या ध्यान रखना है? यानी यहां से तो शुरू करना है अ से, लेकिन च वाला वर्ण गिनना यहां तक है, लेकिन उस वर्ण को नहीं गिनना है। ऐसे आपको काउंट करना है। देखिए यहां पर भी दिया हुआ है अच, तो हमने अ से लेके च तक काउंट करा, लेकिन च को इसमें गिना नहीं। देखिए यहां प्रत्याहार के अंतिम वर्ण अ का परिगण किया गया, यानी शुरू में गिना गया है, लेकिन अंतिम वर्ण जो है आपका च, उसको छोड़ दिया गया है। ये इसका गिनने का तरीका है कि आप इसमें काउंटिंग कैसे करेंगे कि कितने इसके अंदर वर्ण है, कितने नहीं है। इस तरीके से हम इसके अंदर काउंट करते हैं। सबको आपको इसी तरीके से काउंट करना है। देखिए हल, यहाँ पे बताया ना, हल जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि कैसे गिना गया है, वो ऐसे ही गिना गया जैसे मैंने वहां पर बताया था। आप एक बार खुद से टेबल बनाइए, जो मैंने जिस तरीके से आपको अभी दिखाई थी, और उस तरीके से आप खुद करके देखिए, तब आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये सब वही है आपका। आइए स्वर, स्वर को हम अच बोलते हैं। अभी मैंने बोला था ना अच, अ से च तक अच बोलते हैं। स्वर, स्वर को अच बोलते हैं हम इसमें। तो स्वर क्या है आपका? स्वर आपका वो वर्ण है जिसको हमें बोलने के लिए हमें किसी और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। हमें और वर्ण नहीं चाहिए, हमें व्यंजन नहीं चाहिए, हमें और भी कोई वर्ण नहीं चाहिए, और कोई स्वर नहीं चाहिए। वो अकेला ही अपने आप में क्या है?
उसको बोलने के लिए काफी है। ठीक है, स्वर आपका क्या बोला जाता है, अकेला बोला जाता है, उसे अन्य वर्ण की सहायता नहीं चाहिए होती है, उसको हम स्वर बोलते हैं। इसको हम वैसे तो हिंदी के अंदर तो बहुत सारे पार्टों में डिवाइड कर देते हैं, लेकिन इसके अंदर आपके कितने भेद बताए गए हैं, 3। हर्ष, कितने बताए गए आपके, हर्ष, दीर्घ, प्रलुप्त। यानी हर्ष मतलब जो बोलने में बहुत थोड़ा समय ले, यानी जिसको हमें बोलने के लिए हमें ज्यादा समय की आवश्यकता ना हो, जल्दी से बोल जाए, जैसे अ, ई, उ, और री, इनको हमें बोलने में कम समय की आवश्यकता हुई है। लेकिन अगर हम यही अगर आ बोले, बड़ी ई बोले, बड़ा ऊ बोले, ठीक है, ए बोले, आए बोले, ओ, आओ, तो हमें क्या लग रहा है, हर्ष जो स्वर थे उससे ज्यादा समय लग रहा है, यानी दुगना समय हमको लग रहा है, यानी 2 मात्राओं जितना हमें समय लग रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ स्वर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या है, इसमें हम जो काउंट करते हैं, हम मानते हैं कि हमारे 8 ही स्वर हैं। कितने स्वर हैं, 8 स्वर हैं। क्यों मानते हैं हम कि 8 स्वर हैं, क्योंकि बाकी जो स्वर हैं, ए, आए, ओ, आओ, ये तो ए और ई, ए और उ, इनसे मिलकर बने हैं, इसलिए हम इसको किस में काउंट, इसे क्या मानते हैं कि सिर्फ हमारे मूल स्वर क्या है। अगर मूल की बात करें, कहे मूल स्वर कितने हैं, इसमें 8 दिए हैं, लेकिन एक हम इसमें लड़ी, ल के नीचे जो र लगा होता है ना, लड़ी, उसको भी काउंट करते हैं, तो कुल मिला के हमारे कितने होते हैं, 9 स्वर होते हैं इसके अंदर। हिंदी में अगर आप काउंट करेंगे तो ज्यादा स्वर होते हैं, लेकिन संस्कृत में आपके यही होते हैं। ठीक है, प्रलुप्त, प्रलुप्त क्या है, इसी तरीके से टाइम बढ़ता जाएगा, जैसे हर्ष में हमें बहुत कम समय लगा, लगभग 1 मात्रा का समय लगा, दीर्घ में हमें दुगना समय लगा, 2 मात्रा का समय लगा, प्रलुप्त में तिगुना समय लगेगा, यानी उस और भी समय ड्यूरेशन बढ़ जाएगी। जैसे हम कहें ओ, तो हमें आप बोलकर देखिए ज्यादा समय लगा कि कम समय लगा, ज्यादा लगा, लगभग 3 मात्राओं का, यानी 3 मात्रा जितनी देर में बोली जाती है उससे ज्यादा हमको हमें टाइम लग रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ये और भी ज्यादा समय ले रहा है बोलने में। कितना समय ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को, समझ में तो आ रहा है ना आपको। ठीक है, इसके अलावा हम इसको और भी पार्टों में बांट देते हैं, जैसे हमारा आ रह गया, आ रह गया, अंगा रह गया, तो उसको भी तो हम बताएंगे ना कि वो किस में आएंगे। भाई अगर वो प्रलुप्त में नहीं आते, हर्ष स्वर में नहीं आते, तो वो किस में आएंगे, वो किस में आएंगे, अनुनासिक में। अनुनासिक बोल दीजिए, निरुनासिक अलग है, इसमें निरुनासिक बोल दीजिए। यानी अनुनासिक का मतलब क्या होता है कि जिसे हम बोले तो मुख के साथ साथ, यानी मुंह से तो ध्वनि निकले, नाक से भी निकले, बोलकर देखिए कि मुंह से भी निकल रही है और नाक से भी ध्वनि निकल रही है, तो ये क्या होता है, अनुनासिक। निरुनासिक क्या होते हैं, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है, वो आपका क्या कहलाता है, निरुनासिक। क्लियर है आप लोगों को, ये कोई डाउट तो नहीं है। व्यंजन, व्यंजन आपको, व्यंजन को इसमें क्या बोला गया है, हल। हमने काउंट किया था ना ऊपर से जब हम करके आ रहे थे, अल, हल, हल, हल में हमने काउंट किया था, तो सारे क्या थे, व्यंजन। व्यंजन आपको पता ही होगा क्या क्या होते हैं, भाई हम कैटेगरी डिवाइड कर देते हैं, 5 की लाइंस होती हैं इनकी, क ख ग घ ण च छ ज ञ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, वर्ग बना दिए इनके, आसानी होगी हमें भी बताने में, इसलिए क्या कर दिया हमने, इन्हें वर्गों के अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। ठीक है, इसी तरीके से ये, भाई यहाँ पर म सारे व्यंजन तो नहीं है, अभी य र ल व छूट गए, तो इनको हम क्या बोलते हैं, अंतस्थ स्वर। अंतस्थ स्वर मतलब अंदर से स्वर निकलते हैं, अंदर, सॉरी, अंदर से व्यंजन निकलते हैं। एक आपके होते हैं श, स, ह, यानी ये क्या है, ऊष्म। ऐसा लग रहा है जैसे, बोल के देखिए ऐसा लगता है बोलने में जैसे गर्मी निकल रही है, यानी ऊष्मा निकल रही हो, इसीलिए इनको क्या बोला गया है, ऊष्म व्यंजन। क्या बोला गया इनको, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये जो आपकी टेबल है, इस टेबल को देखिए, अगर आप इसे काउंट करेंगे तो ये कितने बैठेंगे, आप काउंट करिए,
5 के हैं ये और 5 है तो कितने हो गए 25। यानी क से लेकर म तक जितने वर्ग हैं इसमें कितने वर्ण आ गए आपके 25। तो इनको हमने एक अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, कह दिया कि ये क्या है स्पर्श व्यंजन। क्या है स्पर्श व्यंजन। ठीक है। जो ये अंतिम वर्ण होते हैं ना इसके अंदर, ये देखिए ड़, य, अढ़, न, म, ये सारे आपके, वैसे तो हमने स्पर्श व्यंजन में लिया है, लेकिन एक और कैटेगरी में हम इसको डाल सकते हैं। ये लास्ट फिफ्थ वर्ण जो है, हर वर्ग का फिफ्थ वर्ण, ठीक है, ये क्या है अनुनासिक है। अनुनासिक क्यों है आप इसको बोलकर देखिए, मुंह के साथ साथ नाक से भी आवाज आती है। न, म, आया, अढ़। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, आप इनको बोलकर जरूर देखिए। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूं तो आप बोल बोलकर नहीं देखेंगे, आप भी बोलकर देख सकते हैं कि वास्तव में ऐसा हो रहा है कि बस मैम कह रही है कि ऐसा नहीं है। बोलकर देखिए, आपको पता चलेगी कि हाँ ये आवाज नाक मुंह दोनों से आ रही है, सिर्फ नाक से आ रही है। ठीक है। अंतस्थ स्वर, अभी मैंने पीछे भी बताया था। अंतस्थ स्वर क्या कौन कौन से होते हैं आपके, य, र, ल, व। ठीक है, इनको हम अर्ध स्वर भी कह सकते हैं। ऊष्म, ऊष्म, स, श, स, ह, यानी वर्णों को ऊष्म कहते हैं। ऊष्म क्यों कहते हैं ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इन्हें बोलने में बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलती है या गर्म हो जाते हैं वर्ण जब निकलते हैं। ठीक है। अनुस्वार, अनुस्वार मतलब इसका उच्चारण सिर्फ कहां से हो रहा है, नाक से हो रहा है। अगर सिर्फ नाक से हो रहा है तो हम क्या कहेंगे उसको अनुस्वार, और अगर नाक और मुंह दोनों से हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे अनुनासिक। ठीक है। ये कौन कौन से हैं आपके विसर्ग, जैसे हम किसी भी नाम के पीछे आपने ये लगा हुआ देखा होगा ना दो बिंदी, इसको दो बिंदी नहीं कहते, क्या कहते हैं विसर्ग। क्या कहेंगे हम इसे विसर्ग। तो कैसे बोलेंगे इसे, रामः, देवः, गुरुः। ठीक है, तो इस तरीके से बोलेंगे। जो अह सिर्फ किससे आवाज निकल रही है आपकी नासिका से। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन इस आपके बुक में जो है वो 3 दिए हुए हैं, वैसे एक और होता है जिसे हम श श्रमिक बोलते हैं। तो आपके ये संयुक्त क्यों है, क्योंकि ये अकेले नहीं है। अकेले मतलब आपके जो वर्ण व्यंजन होते हैं उन्हीं में 2 व्यंजनों से ये मिलकर बने होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे आपने लिखा अक्ष, इसे अक्ष बोलते हैं, इसे छ मत बोलिएगा, क्या बोलते हैं इसको अक्ष। अक्षय किससे मिलकर बना है, क हलन प्लस श, ये क और श से मिलकर बना है क्या अक्षर। त्र, त्र किससे मिलकर बना है त प्लस र, इसी को घन भी बोल देते हैं। मैं आपको वैसी सिंपल भाषा में प्लस बोल दे रही हूँ, आप इसी को घन भी बोल सकते हैं, यानी त घन र, त्र, ज घन य, ज्ञ। ऐसे ही आपको बोलेंगे श प्लस र, श्र, यानी श्रमिक, श्रमिक वाला श्र। आप नोट डाउन कर लीजिए, इसमें नहीं लिखा हुआ है, आपकी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन 4 होते हैं। आप कहेंगे तो 4, आप संयुक्त व्यंजन कोई आपसे पूछेगा तो कितने बताएंगे 4। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि हमारी किताब में 3 लिखे हैं तो 3 ही होते हैं, 3 नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है ना ये वाली बात, 3 नहीं होते हैं, कितने होते हैं 4। अब होता है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है, यानी जब हम बोल रहे हैं क्या एक ही जगह से सारी आवाज आ रही है, उच्चारण सारा एक ही जगह से हो रहा है, नहीं, कोई आवाज कंठ से आ रही है यानी गले से आ रही है, कोई दांत से आ रही है यानी दांत का उपयोग उसे बोलने में हो रहा है, बिना दांत की सहायता के वो नहीं बोली जा रही। किसी में हम होठों की यानी ओष्ठ की मदद ले रहे हैं बोलने में, किसी में नाक की ले रहे हैं। तालु होता है आपका ये बीच वाला हिस्सा, आप मुंह खोलेंगे तो ऊपर जीभ लगाइए, वो उसको बोलते हैं, बीच में जो गड्ढा है उसको क्या बोलते हैं तालु। मूर्धा किसे बोलते हैं, यानी दांत और तालु के बीच का जो हिस्सा होता है, यानी आपके दांतों के अंदर, मतलब अंदर के साइड से मैं बता रही हूं, तो दांत और तालु, तालु आपको पता है बीच में जो गहरा गड्ढा है ऊपर, टंग लगाइए अपनी जीभ लगा कर देखिए। ठीक है,
तो वो जो हिस्सा है हम उसको क्या बोलते हैं? मूर्धा। अब कोई ये नहीं कहेगा मुझे नहीं पता मूर्धा क्या होता है, ठीक है। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़ों से निकली निश्वास वायु उन स्थानों को स्पर्श करती हुई जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि वो कंठ से निकल रही है, वो ओष्ठ से निकल रही है, या वो दांत से निकल रही है, ठीक है। कुछ वर्णों का उच्चारण एक साथ दो स्थानों से भी हो जाता है, यानी कैसे? यानी वो कंठ से भी निकल रही है और वो दांत से भी निकल रही है, छूती हुई जा रही है। तो ऐसे भी कुछ वर्ण हैं। आप ये नीचे आपकी जो टेबल है उस दी गई है, आप इसे एक बार देख लीजिए। देखिए कंठ से बोल कर देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेबल, कभी भी आप रट नहीं सकते इसको, आप बोलकर देखेंगे तो आपको क्लियर रहेगा। एग्जाम में भी आप बोलकर देख सकते हैं कि आवाज आपका कहां से आ रही है ये, ठीक है। जैसे ए आ, ये क्या है? ए आ। क ख ग घ य, तो आप बोलेंगे क, बोल कर देखिए कहां से आवाज आ रही है? गले से। गले से सिर्फ आवाज आ रही है, आप खाली गले से भी बोल सकते हैं क ख ग, ठीक है। तालु, तालु आपको बताया मैंने क्या है? ये बीच वाला हिस्सा मुंह के अंदर जो आपका गड्ढा है ऊपर, आप उस पर जीभ लगा कर बोले जाएंगे। च छ ज झ य, ठीक है। अभी हम यहाँ व्यंजन की बात करें, और अगर स्वर की बात करें तो ई, बड़ी ई, मूर्धा। री 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 बोलेंगे तो आपको बहुत हिस्सा जो है, छोटा सा हिस्सा जीभ का, वो टच करेगा मूर्धा पर। ट, वहीं पर टच करेगा, बोल कर देखिए ट ठ ड ढ, ठीक है। क्लियर है? दांत, दांत का सबको क्लियर ही है, त थ द ध, वो दांत ही, जीभ जो है आपकी वो दांत पर टच कर रही है, यानी स्पर्श कर रही है। ओष्ठ के भी आपको सबको क्लियर होंगे, ऊ, यानी होठों से निकल रही है, होठों की शेप बदल रही है आपकी, ऊ। प फ ब भ, ठीक है। नासिका से आपको बताए थे जितने भी आपके वर्ग हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, इनके जो फिफ्थ वर्ण है यानी पांचवा वर्ण है, वो सब किस में आता है? आपका नासिका में, यानी वो कहां से बोले जाएंगे? नाक से। और जो ये आपके मिलकर बने हैं, ये किससे मिलकर बने हैं? ए आ ई, छोटी ई, ये कहां से हैं? यानी ए किससे है? किससे मिलकर बना होता है? कंठ। और ई किससे बोला जाता है? तालु। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि यानी ए प्लस ई, ए, तो क्या हो गया? कंठ प्लस तालु हो गया। आ प्लस ई, ए आए हो गया, तो क्या हो गया? कंठ प्लस तालु हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर कंठ ए प्लस उ, छोटा उ, का हो गया? कंठ प्लस ओष्ठ हो गया। आ प्लस बड़ा उ, क्या हो गया? आओ हो गया। आपको रटने की जरूरत नहीं है इसे, आप देखिए आपने ओ बोलने में और औ बोलने में कैसे बनेगा औ, जैसे जैसे बनेगा तो वही वर्ण आपके मिल जाएंगे, यानी कंठ और तालु से मिलकर बन गया ये ए और ए, और आपका जो ओ और आओ है वो कंठ और ओ से मिलकर बन गया, ठीक है। क्लियर है ना आपको ये? अब आइए अंतस्थ स्वर, अंतस्थ व्यंजन, ये य र ल व, जहां जहां आपके इसमें आ जाएंगे, कंठ में य, तालु में र ल, और आपका कंठ तालु में क्या आ जाएगा? वो, ठीक है। और ये आपके ऊष्म में आ जाएंगे ह श स श, ठीक है। क्लियर है ना आप लोगों को? एक बार जो मैंने बोला है, अगर आपको एक बार में क्लियर ना हो तो रिवर्स करिए वीडियो को और दोबारा से ये टेबल देखिए कि मैम ने क्या समझाया। 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए। इतना जरूर होगा कि आप 2-3 बार देख लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे कि ये जो हमारा उच्चारण स्थान है वो कौन से वर्ण का कहां से होता है, ठीक है। प्रयत्न, प्रयत्न किसे कहते हैं? फेफड़ों से तो हवा क्या कर रही है? एक समान ही निकल रही है, ठीक है। फेफड़ों से ही निकलती है, ऐसा तो नहीं कहीं और से निकलती है हवा, नहीं। जो सांस है, वायु, वो फेफड़ों से निकलकर, ये जो प्रयत्न है यानी वो जो वर्ण बोलने में वो हवा कहां से निकल रही है, यानी मुख से निकल रही है, वो नासिका से निकल रही है, या कंठ स्थानों को स्पर्श करती हुई जा रही है, उसको हम प्रयत्न बोलते हैं, ठीक है। ये अभ्यंतर यानी अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है,
ठीक है, क्लियर है ना आप लोगों को? ये कोई डाउट? ओके। इष्टः स्पष्टः, इष्टः, इष्टः बोलते हैं अंतस्थ। क्या बोलते हैं इष्टः को? अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, जो अंदर के आपके अंदर के जो आपके वो हैं हिस्से हैं उनको छूती हुई निकल, य र ल व, ये सब क्या है? इष्टः स्पष्टः, इस उच्चारित होते हैं जब जीवा द्वारा। ठीक है। विव्रत, विव्रत का आपका क्या मतलब है? विव्रत का हमारा मतलब होता है कि इसमें मुंह क्या होता है? ज्यादा खुलता है, यानी विविर जो होता है मुंह विविर खुला रहता है ज्यादा। अब बोलकर देखिए, क्या बोलेंगे आप? आ, ओ, खुला है, बंद नहीं हुआ। ओ बोलने के बाद बंद हो गया, नहीं। ओ का उच्चारण करेंगे तो वो खुला हुआ है। ठीक है। इष्ट है, इष्ट है जैसे अभी बताया मैंने, अंतस्थ विव्रत यानी अंदर। श, अंदर ही अंदर बोल रहे हैं हम उसको, श स श ह। ठीक है। संवृत में हम क्या करते हैं? संवृत में जो हमारा जो मुख है वो कम खुलता है। जैसे अ, खोला नहीं हमने, वहीं बोल दिया अ। ठीक है। बाह्य प्रयत्न मतलब वर्णों के उच्चारण का यह प्रयत्न जो फेफड़ों से कंठ तक होता है, यानी फेफड़ों से हम कंठ तक बोल रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके? बाह्य प्रयत्न। जैसे संवार, श्वास, नाद, घोष, ये सब उसी में आएंगे। ठीक है। इसके बेसिस पे, यानी जो हम बाह्य प्रयत्न करते हैं तो उसके बेसिस पे हमने भी इनको कई उसमें कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, इन सब में हमने इनको कैटेगराइज किया है। देखिए ये टेबल है आपकी, यानी अघोष। अघोष का आपका क्या मतलब होता है? कौन बताएगा मुझे? क्या होता है अघोष? जी, अघोष आपके वो वर्ण होते हैं जो आपका, जैसे वर्ग, वर्ग आपको याद होगा ना, हमने कितने वर्गों में डिवाइड किया था? 5 वर्ण वर्गों में। 5 वर्गों में जो आपका, हम टेबल में ऐसे लेंगे वर्ण को, हम ऐसे ना लेके क्या लेंगे? क वर्ग की फर्स्ट लाइन, उसको कैटेगराइज कर दीजिए 1 2 3 4 5, उसको लिख लीजिए ऊपर, उसके ऊपर आप उसको क्या करेंगे? लिख लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे। किसके ऊपर? जो आपने क ख ग घ यहाँ लिखा था ना, उसके ऊपर। तो सघोष होता है ये जो व्यंजन होते हैं इनका उच्चारण जब तक समाप्त नहीं होता, जब तक जीवा उस स्थान तक नहीं पहुंच जाती, ये आपका क्या है? सघोष। यानी ऐसे उच्चारण कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग के तृतीय और चतुर्थ पंचम वर्ण। यानी कौन से होते हैं? तृतीय, तृतीय वर्ण कौन सा होगा आपका? ग, घ, ण। ठीक है। और आपका जो क ख है वो किस में आएगा? अघोष में। क्लियर है? ऐसे ही आपका अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण में भी क्या है? आपका जो पहला है, यानी वर्ग का पहली नंबरिंग करी थी ना अभी आपने 1 2 3 4 5 उस करके, तो जो आपकी फर्स्ट लाइन है और जो आपकी थर्ड और फिफ्थ लाइन है, यानी 1 3 5, वो किस में जाएंगे? अल्प प्राण में। और बाकी जो आपकी कौन से बचे? सेकंड और फोर्थ, यानी द्वितीय और चतुर्थ, वो किस में जाएंगे? सारे आपके महाप्राण। ये इसकी पहचान भी है, ट्रिक भी है कि हम कैसे छांटे कि अघोष कौन सा है, सघोष कौन सा है, महाप्राण कौन सा है और अल्प प्राण कौन सा है। ठीक है। इससे आप उसको समझ सकते हैं। यह आपकी एक्सरसाइज इसमें दी हुई है, आप इसको एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। अगर इसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें डाल सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है। समझ में आया ना आप सबको आज की वीडियो? किसी को डाउट तो नहीं है? डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी जो भी क्वेरीज है हम उसका रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।